महासागर है, पवने, पर्यावरण, व्यवसाय एवं जनसंख्या आपके टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रश्न पूछा गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप क्रम से कौन सा है? सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप पूछा है। ऑप्शन है एशिया और यूरोप, बी ऑप्शन अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, एशिया और ऑस्ट्रेलिया या उत्तरी अमेरिका और अंटार्कटिका। इसमें एशिया और ऑस्ट्रेलिया आंसर है। सबसे बड़ा क्या ऐसे याद करेंगे कि सबसे बड़ा एशिया, ए से क्या याद करेंगे? एशिया, ठीक है ना? और सबसे छोटा ए से ऑस्ट्रेलिया, ए से ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि विश्व की छत किस पठार को कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? तिब्बत का पठार, अनातोलिया का पठार, कोलोराडो का पठार या फिर दक्कन का पठार। तो ये तिब्बत का पठार, पामीर पठार। पामीर की ऊंचाई पर जाकर पूरी दुनिया दिखती है, यानी छत पे जाने के बाद में क्या है? पूरी दुनिया दिखती है। क्वेश्चन आगे है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? डेन्यूब, वोल्गा, राइन या वोल्गा? इसमें है वोल्गा। यूरोप में वोल्गा नदी बोलती है। वोल्गा से क्या याद करेंगे? वोल्गा, ठीक है ना? वोल्गा बोल्गा यानी बोलती है। वोल्गा बोलती है कहाँ पे? यूरोप में सबसे लंबी है। क्वेश्चन आगे है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। ऑप्शन है माउंट एल्ब्रुस, माउंट किलिमंजारो, माउंट केन्या, एटलस पर्वत। आंसर आएगा माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका में किल करने वाले जानवर मंजारों पर रहते हैं, यानी मंजर पर रहते हैं। यानी किल करने वाले जानवर कहाँ रहते हैं? मंजर पर रहते हैं, माउंट किलिमंजारो। क्वेश्चन आगे है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप। आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया के कंगारू डिवाइड होकर उछलते हैं, है ना? ऐसे याद करेंगे। क्वेश्चन आगे है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन है रोकीज, एंडीज, आल्प्स, यूराल। आंसर है एंडीज। एंडीज है। दुनिया की सबसे एंड दक्षिण अमेरिका में ही तो है, ऐसे याद करेंगे, ठीक है ना? एंडीज। आगे पूछा गया कि विश्व का सबसे गहरा गर्त मारियाना गर्त किस महासागर में है? यानी सबसे गहरा गर्त किस महासागर में है जिसका नाम मारियाना है? ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत या फिर ये प्रशांत महासागर। दो बार दे दिया इन्होंने। आंसर आएगा प्रशांत महासागर, ठीक है ना? प्रशांत शांत दिखता है पर अंदर से बहुत गहरा है। कैसे याद करेंगे कि जो प्रशांत है वो दिखता शांत है लेकिन वो गहरा बहुत है। उसमें मारियाना ट्रेंच। क्वेश्चन आगे है सार्गेसो सागर किस महासागर का हिस्सा है? सार्गेसो। ऑप्शन है उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक या फिर हिंद महासागर। तो ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर में अटलांटिक में सार्गेसम जो तैरती है, घास तैरती है, उसकी कोई तट रेखा नहीं है। ऐसे याद करेंगे। क्वेश्चन आगे पूछा गया कि महासागरीय जल की औसत लवणता कितनी होती है? ऑप्शन है 25,000, 25 प्रति 1000, 30 प्रति 1000 या फिर 35 या 35 प्रति 1000। इसमें दो दो ऑप्शन लगभग आ रहे हैं। क्वेश्चन आगे है ये इसमें आंसर है कि 35,000, है ना? यानी समंदर के पानी में 35 का खारापन है, ठीक है ना? 35 ग्राम साल्ट है 1000 ग्राम वाटर में। क्वेश्चन आगे है कि अगुलहास जो धारा है वो किस महासागर की गर्म जलधारा है? पहले तो ये कि ये गर्म जलधारा है अगुलहास। कौन से महासागर की है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक या आर्कटिक। आंसर आएगा हिंद महासागर। यानी आग, आग से क्या याद करेंगे? अगुलहास। हिंद महासागर इंडिया के नीचे अफ्रीका के पास में लगती है, ठीक है ना? नेक्स्ट है कि गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर धाराएं कहाँ मिलती हैं? कहाँ मिलती हैं ये धाराएं? ऑप्शन है जापान के तट पे या फिर न्यूफाउंडलैंड ग्रेट बैंक के पास या पेरू तट पे या अफ्रीका के पास। तो ये मिलती है न्यूफाउंडलैंड, यानी जो ग्रेट बैंक है उनके पास में। गर्म और ठंडी मिलकर क्या बनाती है? न्यू बनाती है, न्यू फोक बनाती है, ठीक है ना? फिशिंग जोन है यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के तट पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ जिसे कहते हैं, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति। ऑप्शन है ब्राजील, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर। आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पूर्वी तट
क्वींसलैंड के पास। क्वेश्चन आगे है कि सुंडा ग्रत किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक या आर्क। तो ये है दोस्तों हिंद महासागर में। सुंडा यानी कैसे याद करेंगे? सूंड वाले हाथी हिंद में ही तो मिलते हैं, ऐसे याद करेंगे। सुंडा से क्या याद करा? सूंड वाले हाथी याद करा। कहाँ रहते हैं? हिंद में रहते हैं, जावा के पास। क्वेश्चन आगे पूछा गया, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका या केन्या। तो ये है दक्षिण अफ्रीका में। डार्क अफ्रीका में बर्गर खाओ। डार्क क्या खाओ? अफ्रीका में बर्गर खाओ। क्वेश्चन आगे है, कटंगा पठार किस महाद्वीप में है और किसके लिए प्रसिद्ध है कटंगा पठार? ऑप्शन है एशिया कोयले के लिए, अफ्रीका तांबा यूरेनियम के लिए, दक्षिण अमेरिका सोने के लिए या ऑस्ट्रेलिया लौह अयस्क के लिए। आंसर आएगा अफ्रीका में है, तांबा और यूरेनियम के लिए। कटे हुए अफ्रीका में तांबा निकलता है। कैसे याद करेंगे कि कटे हुए अफ्रीका में तांबा निकलता है? कहाँ पे? कांगो में। कटे हुए से क्या याद किया? कटंगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कौन सा महाद्वीप प्यासी भूमि का देश कहलाता है? प्यासी भूमि का देश कहलाता है। ऑप्शन है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका या एशिया। प्यासी भूमि का देश कहलाता है ऑस्ट्रेलिया। बारिश कम होती है और कंगारू हमेशा प्यासे रहते हैं। ऐसे याद करेंगे कि कंगारू हमेशा प्यासे कहाँ रहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। बारिश कम होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि बरमुंडा त्रिभुज, बरमुंडा ट्राइंगल जो है वो किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है उत्तरी महासागर, उत्तरी अटलांटिक, हिंद महासागर या फिर दक्षिणी अटलांटिक। तो बरमुंडा ट्राइंगल है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, अमेरिका के पूर्वी तट पे, जहाँ पे जहाज गायब हो जाते हैं, इसलिए जहाज गायब हो जाते हैं इसलिए वो प्रसिद्ध है बरमुंडा ट्राइंगल। क्वेश्चन आगे है कि सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच है? यूएसए और मेक्सिको, यूएसए और कनाडा, पेरू और बोलिविया या फिर रूस और चीन। तो ये है यूएसए और कनाडा के बीच में। यूएसए और कनाडा के बीच में है। यूएसए और कनाडा की सीमा सुपीरियर जो क्या है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये बनाती है सुपीरियर, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि रिंग ऑफ फायर का संबंध किस महासागर से है? रिंग ऑफ फायर का संबंध किस महासागर से है? ऑप्शन है हिंद महासागर, प्रशांत, अटलांटिक या आर्कटिक। आंसर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। प्रशांत शांत नहीं है, उनके किनारों पर आग लगी है, रिंग ऑफ फायर है। प्रशांत क्या है? शांत नहीं है। ऐसे याद करेंगे क्योंकि उनके किनारों पे क्या है? रिंग ऑफ फायर है। क्वेश्चन आगे है कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति। ऑप्शन है पृथ्वी का परिभ्रमण, तापमान में अंतर, स्थायी पवने या उपयुक्त सभी। आंसर आएगा उपयुक्त सभी। ये सभी कारण रहते हैं, हवा, धरती का घूमना और तापमान, ये सब मिलकर धाराओं को चलाते हैं। क्वेश्चन आगे है कि एल निनो जलधारा किस तट पर प्रकट होती है? जो एल निनो जलधारा है वो कौन से तट पर प्रकट होती है? कैलिफोर्निया, पेरू तट, जापान या ऑस्ट्रेलिया। एल निनो ये होती है पेरू तट पे, जो कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। ठीक है? पेरू, पेरू को क्या बोलेंगे? पेड़, यानी पेड़ के पास एल निनो। एल निनो क्या? छोटा बच्चा गर्म पानी लेकर आता है। ऐसे याद करेंगे कि जो पेरू है, पेरू से क्या याद करेंगे? पेरू का पेड़। पेड़ के पास जो पेरू पेड़ है उसके पास में एल निनो, किसे कहा? छोटे बच्चे को। जो छोटा बच्चा है वो गर्म पानी लेकर आता है पेरू तट पे। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल कहलाती है? वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप कौन सी जलधारा कहलाती है? ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम, यूरोशियो, केनारी या ब्राजील। ये है गल्फ स्ट्रीम, यानी गल्फ से आने वाली स्ट्रीम यूरोप की ठंड में कंबल का काम करती है। कौन सी? गल्फ से आने वाली स्ट्रीम, ठीक है ना? यूरोप की ठंड में कंबल का काम करती है गल्फ स्ट्रीम। क्वेश्चन आगे है कि हम्बोल्ट जलधारा का दूसरा नाम क्या है? हम्बोल्ट जलधारा, उसका दूसरा नाम, ऑप्शन है पेरू जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, अबुल हास या क्यूराइल। तो हम्बोल्ट जलधारा का दूसरा नाम है पेरू जलधारा, ठंडी, यानी हम्बोल्ट क्या? ठंडा आदमी पेरू खा रहा है। कैसे याद करेंगे कि हम्बोल्ट किसे कहेंगे? ठंडे आदमी को, कि हम्बोल्ट जो है वो पेरू खा रहा है, पेरू जलधारा।
क्वेश्चन नेक्स्ट है कि किस महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है, यानी ऐसे है, एस अक्षर के समान है। ऑप्शन है प्रशांत, हिंद, अटलांटिक या आर्कटिक। आंसर है अटलांटिक महासागर। कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर, प्रशांत अटलांटिक, हिंद और प्रशांत, भूमध्य सागर और लाल सागर, आर्कटिक और प्रशांत। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को और अटलांटिक को, ठीक है ना। पनामा पैसे प्रशांत याद कर लिया और ऐसे अटलांटिक याद कर लिया, अटलांटिक को मिलाती है पनामा से प्रशांत। क्वेश्चन आगे है कि कौन सा महाद्वीप विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहलाता है? डेडिकेटेड टू साइंस। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। तो ये है अंटार्कटिका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, इंसान नहीं रहते हैं, सिर्फ वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन आगे है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आइसलैंड। ऑप्शन है मेडागास्कर, बोर्नियो, ग्रीनलैंड, सुमात्रा। आंसर है ग्रीनलैंड। यानी नाम क्या है? ग्रीन, हरा है पर पूरा सफेद बर्फ से है, सबसे बड़ा आइसलैंड है ये। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि ग्रैंड बैंक और डोगर बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है? ग्रैंड बैंक और डोगर बैंक। ऑप्शन है तेल खनन, मछली पकड़ने के क्षेत्र है, कोयला की खदान है या सोने की खान है। तो ये मछली पकड़ने के क्षेत्र है, मत्स्यन के लिए है ये। बैंक में पैसा नहीं तो क्या है? मछलियां मिलती हैं यहाँ पे। क्वेश्चन आगे है कि नील नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नील नदी का। ऑप्शन है विक्टोरिया झील, तंगानिका झील, मलावी झील या चाड झील। ये है विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील। सबसे लंबी नदी विक्ट्री अफ्रीका से शुरू होती है। सबसे लंबी नदी क्या याद करेंगे? जो नील है वो विक्ट्री अफ्रीका से शुरू होती है, विक्टोरिया से याद करेंगे। क्वेश्चन आगे कि डोल्ड्रम या शांत पेटी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? डोल्ड्रम जिसे कहते हैं, शांत पेटी जो है, उसका विस्तार कहाँ पाया जाता है? 5 डिग्री एन से 5 डिग्री एस, 50, 30 डिग्री एन से 35 डिग्री एन, या 60 से 65, या फिर ध्रुवों पर। तो ये है 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, 50 भूमध्य रेखा के पास। भूमध्य रेखा 0 डिग्री के पास हवा यानी डोल जो है वो शांत जाती है, यानी शांत होती है 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ अक्षांश। क्वेश्चन आगे है अश्व अक्षांश किन अक्षांशों के बीच में स्थित है? अश्व अक्षांश 0 डिग्री से 5 डिग्री, 30 से 35, 40 से 50 या 60 से 65। तो ये है 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ, 30 से 35 डिग्री। पुराने जमाने में हवा रुकने पर नाविक जो घोड़े थे वो समुद्र में फेंक देते थे, इसलिए ये कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर था 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि व्यापारिक पवनी किस दिशा में बहती है? उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध की पूछा है? उत्तरी गोलार्ध की पूछा है कि व्यापारिक पवनी किस दिशा में बहती है। ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, या पूर्व से पश्चिम। जैसे समझने के लिए अपन देखें, ये बताया उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। वैसे जैसे ये क्या है और ये क्या पूर्व? उत्तर पूर्व से यानी यहाँ से क्या? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम ऐसे, ठीक है ना। दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये पूर्व हो गया, ये उत्तर, ये पश्चिम और ये दक्षिण। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल के कारण ऐसा होता है, फिर नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट मुड़ जाती है ये। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि चिनूक पवन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है रक्त वृष्टि, हिमबख्शी, डॉक्टर पवन या खूनी पवन। इसे कहते हैं हिमबख्शी, स्नो ईटर। यानी चीनू ने सारी बर्फ खा ली। चीनू क्या है? बर्फ खाती है। चीनू ने सारी बर्फ खा ली। रॉकी माउंटेन्स यूएसए, हिमबख्शी इसे कहते हैं चीनू को। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि सारा मरुस्थल में से इटली यानी भूमध्य सागर पार कर यानी इटली की ओर चलने वाली गर्म और धूलभरी पवनों को क्या कहते हैं? यानी जो सारा मरुस्थल से इटली की ओर चलती है गर्म हवा, जो धूलभरी भी होती है, उसको क्या कहते हैं? भूमध्य सागर को पार करके जो आती है। ऑप्शन है खमसीन, सिराको, मिस्टल या फो। ये है सिराको, सिराको है। सिराको लाल धूल लाती है, जिससे इटली में रक्त वर्षा होती है, ब्लड रेन होती है। इटली में क्या लाती है? ये लाल धूल लाती है सिराको।
क्वेश्चन नेक्स्ट है कि गिनी तट अफ्रीका पर इस पवन को डॉक्टर पवन कहा जाता है। गिनी तट पर जो कौन सी पवन है वो डॉक्टर पवन कहलाती है। ऑप्शन है हरमटन, चिनुक, लू या बोरा। डॉक्टर पवन कहलाती है दोस्तों हरमटन, हरमटन कहलाती है। अफ्रीका की हुमस भरी जो गर्मी में हरमटन राहत का काम करती है। जो गर्मी बहुत भयंकर होती है उस टाइम क्या आती है, हरमटन आती है, तो ये राहत का काम करती है, इसलिए ये डॉक्टर पवन कहलाती है। क्वेश्चन आगे पूछा गया कि रोरिंग फोर्टीज या गरजता चालीसा क्या है। ऑप्शन है चक्रवात है, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर बहने वाली पछुआ पवने हैं, या समुद्री धाराएं हैं, या मानसूनी पवने हैं। रोरिंग फोर्टीज, तो ये 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर बहने वाली पछुआ पवने हैं। कौन से अक्षांश पे बहती है, दक्षिणी अक्षांश पे, 40 डिग्री पे, ठीक है ना। ये और कौन सी हवाएं हैं, पछुआ पवने हैं। साउथ में जमीन कम है तो हवा 40 डिग्री पर गरज कर बहती है, ऐसे याद करेंगे अपन। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि मिस्ट्रल किस प्रकार का की स्थानीय पवन है। मिस्ट्रल, तो ये गर्म और शुष्क, ठंडी और शुष्क, गर्म और आर्द्र, या ठंडी और आर्द्र। मिस्ट्रल जो है वो ठंडी और शुष्क है, ठंडी और शुष्क है। फ्रांस और रोन घाटी में, यानी मिस फ्रांस में रहती है, बहुत ठंडी है। कैसे याद करेंगे कि जो मिस्ट्रल है उसको मिस से याद करेंगे। मिस कहाँ रहती है, फ्रांस में रहती है और बहुत ठंडी है, ठंडी और शुष्क है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि उत्तरी अमेरिका में आने वाले विनाशकारी चक्रवातों को क्या कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन है टाइफून, विली विली, टोर्नेडो और हरिकेन, या फिर बगुइयो। उत्तरी अमेरिका में कहलाते हैं ये टोर्नेडो और हरिकेन, टोर्नेडो और हरिकेन। उत्तरी अमेरिका, अमेरिका वाले हरी का नाम लेकर टोर्नेडो से बचते हैं। हरी से याद रह जाएगा कि हरी का नाम लेते हैं उत्तरी अमेरिका वाले, और किससे बच जाते हैं, टोर्नेडो से बच जाते हैं। क्वेश्चन आगे है कि टाइफून चक्रवात मुख्य रूप से कहाँ आते हैं। ऑप्शन है कैरेबियन सागर, चीन सागर और जापान तट, ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर। टाइफून आते हैं चीन सागर और जापान तट पे, चीन सागर और जापान तट पे आते हैं। चीन और जापान वाले टाई पहनकर तूफान देखते हैं। कैसे याद करेंगे, जो चीन वाले हैं, चीन और जो जापान वाले हैं, वो दोनों एक से ही लगते हैं देखने में भी, तो वो टाई पहन के तूफान देखते हैं, यानी चीन सागर और जापान तट पे टाइफून आते हैं। क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हरिकेन, टाइफून, विली विली और टोर्नेडो। आंसर है विली विली। ऑस्ट्रेलिया के कंगारू विली विली करते उछलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के कंगारू क्या करते हैं, विली विली करते उछलते हैं। क्वेश्चन आगे है कि जेट स्ट्रीम क्या है। जेट स्ट्रीम क्या है। ऑप्शन है समुद्री जलधारा, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में तेज गति से चलने वाली पश्चिमी हवाएं, या मानसूनी हवाएं, या स्थानीय पवनें। तो जेट स्ट्रीम है क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा में तेज गति से चलने वाली पश्चिमी पवनें, यानी क्षोभ मंडल की कौन सी सीमा, ऊपरी सीमा, तेज गति से चलने वाली पश्चिमी पवनें हैं ये। आसमान में यानी क्षोभ सीमा पर जेट विमान की तरह तेज निकलती हैं ये। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि कोरियोलिस बल का प्रभाव भूमध्य रेखा पर कितना होता है। जो कोरियोलिस बल होता है उसका प्रभाव भूमध्य रेखा पर कितना होता है, इक्वेटोर पे। सर्वाधिक होता है, शून्य होता है, ध्रुवों के बराबर होता है, या 45 डिग्री अक्षांश के बराबर होता है। आंसर है शून्य होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि पवने उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। ये किसका नियम है कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें दाईं ओर मुड़ती है, ठीक है ना, दाईं ओर मुड़ती है, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है। ये कौन सा नियम है, तो ये फेरल का नियम है, न्यूटन का नियम है, कोपेन का नियम है, या बोइस बोइस बेलेट का नियम है। तो ये है फेरल का नियम। फेरल का नियम कहता है, फेरल ने हवाओं को फेर दिया, फेरल ने हवाओं को फेर दिया, ऐसे याद करेंगे, ये फेरल का नियम है। क्वेश्चन है कि ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन क्या है ना। तो ये क्या है, ऑप्शन है उच्च वायुदाब क्षेत्र है, विषुवतीय निम्न वायुदाब का गर्त जहाँ व्यापारिक पवनें चलती हैं, या ध्रुवीय उच्च दाब है, या उपोष्ण उच्च दाब है। ITCZ है विषुवतीय निम्न वायुदाब का गर्त, विषुवतीय निम्न वायुदाब का गर्त है। भूमध्य रेखा के पास का वो एरिया जहाँ हवाएं मिलकर ऊपर उठती हैं, वो ITCZ है। क्वेश्चन नेक्स्ट है
बॉयज बैलेट का नियम किससे संबंधित है? बॉयज बैलेट का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन है वर्षा से, वर्षागरीय धाराओं से, पवन की दिशा और वायुदाब से या तापमान से। तो ये है पवन की दिशा और वायुदाब से संबंधित। यानी हवा की पीठ की तरफ खड़े हो जाओ तो लो प्रेशर बाईं ओर होगा, ऐसा कहा था इन्होंने। ठीक है ना। क्वेश्चन आगे है कि किस पवन को हिम झंझावत कहा जाता है? ब्लिजर्ड कहा जाता है। इस पवन को हिम झंझावत कहते हैं। ऑप्शन है चिन्नुक को, शिरोको को, ध्रुवीय पवनों को या हर्मटन को। आंसर आएगा ध्रुवीय पवनों को। ब्लिजर्ड मतलब बर्फ का अंधाधुंध तूफान आता है कनाडा और साइबेरिया में। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम में चलने वाली गर्म उपयुक्त स्थानीय पवन को क्या कहते हैं? गर्मी में जो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में चलती है गर्म और शुष्क स्थानीय पवन। ऑप्शन है बोरा, लू, खमसीन या ब्रिकफील्ड। आंसर आएगा लू। राजस्थान यूपी वालों को लू से ही तो डर लगता है गर्मियों में, बहुत भयंकर लू चलती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है ब्रिक फील्डर गर्म हवा किस देश में चलती है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, दक्षिणी अफ्रीका। ब्रिक फील्डर चलती है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट पिच ईंट की तरह सूख जाती है इस हवा से। कैसे? ब्रिक्स, ईंट का मतलब ब्रिक्स, और नाम क्या है इस हवा का? ब्रिक फिल्टर। ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट पिच है वो ईंट की तरह सूख जाती है, क्रिकेट पिच से याद करेंगे। ब्रिक फिल्डर कहाँ चलती है? ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन आगे है कि आल्प्स पर्वत के उत्तरी डालों पर उतरने वाली गर्म और शुष्क हवा को क्या कहते हैं? जो आल्प्स पर्वत है यूरोप का, उसके उत्तरी ढालों पे से गर्म और शुष्क हवा उतरती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है फो, टिनुक, क्रिस्टल या बोट। आल्प्स पर्वत के उत्तरी छोर पे है फोन। ठीक है ना। फोन की तरह गर्म हवा स्विट्जरलैंड यूरोप की बर्फ पिघला देती है। ये आंसर है। क्वेश्चन आगे है चक्रवात के केंद्र में वायुदाब कैसा होता है? जो साइक्लोन होता है उसके केंद्र में वायुदाब कैसा होता है, ये पूछा है। ऑप्शन है हाई, उच्च, निम्न, समान या परिवर्तनशील। तो ये रहता है निम्न, रहता है लो प्रेशर रहता है। यानी चक्र तभी घूमेगा जब बीच में लो लो होगा, यानी खालीपन होगा, बाहर से हवा अंदर आएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि प्रति चक्रवात के केंद्र में वायुदाब कैसा होता है? वो चक्रवात पूछा था, ये प्रति चक्रवात है कि यहाँ पे कैसा होता है? उच्च, निम्न, शून्य और औसत। इसमें क्या होगा? उच्च होगा, हाई प्रेशर होगा। एंटी चक्रवात में अंदर से हवा हाई प्रेशर के कारण बाहर की ओर भागती है। क्वेश्चन आगे है कि दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की हवाओं की दिशा कैसी होती है? दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा। ऑप्शन है वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, सीधी या फिर ऊपर से नीचे। दक्षिणी गोलार्ध में जो होती है वो क्या होती है? दक्षिणावर्त होती है, यानी क्लॉकवाइज होती है। नॉर्थ में क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज। उत्तर में एंटी क्लॉकवाइज होती है और साउथ में क्लॉकवाइज होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि रक्त वर्षा कराने वाली हवा सिरों को कहाँ से उठती है? कहाँ से उठती है? ये तार मरुस्थल से, सारा से, गोबी से या अटाकामा मरुस्थल से। तो ये सिरों को आती है सारा मरुस्थल से। सहारा की लाल रेत भूमध्य सागर की नमी लेकर इटली में गिरती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि क्षोभ मंडल की मोटाई भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की तुलना में कैसी होती है? जो क्षोभ मंडल है उसकी मोटाई भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की तुलना में कैसे होती है? कम होती है, बराबर होती है, ज्यादा होती है या शून्य होती है? तो ये होती है ज्यादा, अधिक होती है। यानी इक्वेटोर पर गर्मी से हवा फैलकर ऊपर उठती है 18 किलोमीटर, जबकि पोल्स पर सिकुड़ी रहती है यानी 8 किलोमीटर। क्वेश्चन आगे है कि पृथ्वी का औसत एल्बिडो यानी सूर्य के प्रकाश का परावर्तन कितना प्रतिशत है? पृथ्वी का औसत जो है एल्बिडो वो कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 10%, 30 से 35, 50 या 70। आंसर आएगा 30 से 35, यानी लगभग 30। पृथ्वी अपने पास आई 100 में से 30 वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर देती है एल्बिडो। क्वेश्चन है ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है उसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है ज्यादा? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन या सल्फर डाइऑक्साइड।
ये तो सबको पता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। फ्रिज और एसी से निकलने वाली है ये ओजोन की दुश्मन। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षरित हुआ था? ऑप्शन है 1987, 1992, 97 या 2015। तो ये हुआ था 1987 में। कब? 16 सितंबर को। 16 सितंबर को 1987 में ओजोन बचाने का मंत्र पढ़ा गया था मॉनिट्रियल में। क्वेश्चन आगे है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए। ऑप्शन है 1992, 97, 2005 या 2012। तो ये था 2097 का, 1997 का। यानी क्योटो कहाँ पे? जापान में 1997 में तय हुआ कि कार्बन कम करो, कार्बन कम करो, और लागू 2005 में हुआ था। क्वेश्चन आगे है कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 का आयोजन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग, रियो डी जेनेरियो ब्राजील, क्योटो या फिर पेरिस। आंसर है रियो डी जेनेरियो ब्राजील। 1992 में पूरी पृथ्वी रियो में डांस कर रही थी, रियो डी जेनेरियो, पर्यावरण बचाने के लिए। क्वेश्चन आगे है कि एजेंडा 21 का संबंध किस सम्मेलन से है? ऑप्शन है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, रियो पृथ्वी सम्मेलन 92, क्योटो प्रोटोकॉल या फिर पेरिस समझौता। एजेंडा 21, तो ये है रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 से संबंधित 21वीं सदी के लिए पर्यावरण का एजेंडा रियो 92 में बना था। क्वेश्चन आगे है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून को, 22 अप्रैल को, 16 सितंबर को या 22 मार्च को। आंसर आएगा 5 जून को। 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन की याद में 5 जून फिक्स है। क्या फिक्स है? 5 जून फिक्स है। कि पेरिस जलवायु समझौता किस वर्ष अपनाया गया? ऑप्शन है 2010, 2015, 2020 या 2022। पेरिस जलवायु समझौता 2015 का है। COP 21 यानी 2015 में दुनिया पेरिस में मिली कि ग्लोबल वार्मिंग 15 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में रोकेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? UNEP, IUCN, WWF या फिर CITES। आंसर आएगा IUCN। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN लाल किताब में खतरे में पड़े जानवरों की लिस्ट रखता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? CO2 और मीथेन, SO2 और NOx, CFC और ओजोन या फिर केवल CO2। आंसर आएगा SO2 और NOx। यानी SO2 और NO2 पानी में मिलकर ऑक्सीड यानी सल्फ्यूरिक नाइट्रेट बना देते हैं। क्वेश्चन आगे है कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने करा था? ऑप्शन है E.O. विल्सन, A.G. टेंसले, अर्नेस्ट हेकेल या वाल्टर जी रोसेन। आंसर आएगा वाल्टर जी रोसेन ने करा था। रोसेन रोज या गुलाब से याद करेंगे, जैव विविधता का हिस्सा है। जो रोज और गुलाब है वो क्या है? जैव विविधता का हिस्सा है। रोज गुलाब से याद करेंगे अपन रोजेन। ठीक है ना। क्वेश्चन आगे है कि इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने करा था? A.G. टेंसले, E.P. ओडम, चार्ल्स डार्विन या कार्ल रिटर। इकोसिस्टम इसका प्रयोग करा था E.G. टेंसले ने, A.G. टेंसले ने। टेंसले ने पूरे सिस्टम को टेंस किया था, बैलेंस करा था। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओजोन डे। ऑप्शन है 16 सितंबर, 22 अप्रैल, 5 जून या 3 मार्च। आंसर आएगा 16 सितंबर को। 16 सितंबर 1987 को मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था, उसी की याद में 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है? रामसर सम्मेलन का संबंध किसके संरक्षण से है? ऑप्शन है बाघ संरक्षण, आर्द्रभूमि संरक्षण, ओजोन संरक्षण या मरुस्थलीकरण रोकथाम। तो ये है आर्द्रभूमि संरक्षण, वेटलैंड्स। ईरान के रामसर में दलदली जमीन बचाने का फैसला हुआ था। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि COP 28 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन है ग्लासगो, दुबई, पेरिस या नई दिल्ली। ये हुआ था दुबई में, UAE में। 2023 में क्लाइमेट चेंज की मीटिंग दुबई के शेखों के पास हुई थी। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सा बना?
ऑप्शन है पल्ली जम्मू कश्मीर, रालेगन सिद्धि, पिपलांत्री या ओरोविले। कार्बन न्यूट्रल पंचायत, ये बनी थी पल्ली जम्मू कश्मीर। जम्मू की पल्ली पंचायत में सोलर पैनल लगाकर कार्बन जीरो कर दिया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि CITES समझौता किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन है ओजोन परत, वन्य जीवों और वनस्पतियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण, कार्बन व्यापार या परमाणु ऊर्जा। तो ये है वन्य जीवों और वनस्पतियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण। जानवरों की स्मगलिंग रोकने के लिए CITES 1973 काम करता है। क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा सबसे पहले किस रिपोर्ट में दी गई थी? ब्रटलैंड रिपोर्ट, रियो डिक्लेरेशन, क्लब ऑफ रोम या फिर स्टॉकहोम रिपोर्ट। ये दी गई थी ब्रटलैंड रिपोर्ट। ब्रटलैंड ने कहा था कि आज विकास करो पर कल की पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचाओ। नेक्स्ट है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1970, 73, 1980 या 1986। आंसर आएगा 1973। यानी 72 के वर्ल्ड लाइफ एक्ट के जस्ट एक साल बाद 73 में टाइगर बचाना शुरू किया। क्वेश्चन आगे है कि विश्व की अधिकांश जनसंख्या लगभग 90% पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग पर निवास करती है? 90% जनसंख्या। ऑप्शन है 10%, 20%, 30 या फिर 40%। तो ये 10% पे 90% लोग सिर्फ 10% जमीन पर भीड़ लगाए बैठे हैं, मैदानों और तटीय इलाकों में। क्वेश्चन आगे है कि जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने करा? ऑप्शन है माल्थस, थॉम्पसन और नोटेस्टिन, कार्ल मार्क्स या फिर लेवेंस्टीन। तो ये करा था थॉम्पसन और नोटेस्टिन। थॉम्पसन और नोटेस्टिन। नोटेस्टिन ने नोट किया कि जनसंख्या कैसे 4 स्टेज में बदलती है। नोटेस्टिन। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि जनसांख्यिकी संक्रमण की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है? ऑप्शन है उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, निम्न जन्म दर या फिर निम्न मृत्यु दर या फिर निम्न जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। आंसर आएगा उच्च जन्म दर और उच्च ही मृत्यु दर, दोनों उच्च है। आदिम समाज बच्चे खूब पैदा होते थे और बीमारी से मरते भी खूब थे। पॉपुलेशन स्टेबल। नेक्स्ट है जनसंख्या विस्फोट किस अवस्था में होता है? ऑप्शन है प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तीसरी या फिर चतुर्थ अवस्था। तो ये होता है द्वितीय अवस्था। दवाइयां आ गई तो मृत्यु दर गिर गई, पर जन्म दर हाई रही। यहाँ पे विस्फोट हो गया, यानी दवाइयां आ गई तो मृत्यु दर भी कम हुई और जन्म दर तो हाई रही, दोनों कम हो गए। क्वेश्चन नेक्स्ट है प्रवास की पुश और पुल फैक्टर की अवधारणा किसने दी? प्रवास है उसकी पुश और पुल की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है इवरली, माल्थस, लेवेंस्टीन या फिर टेलिस्की। आंसर आएगा इवरली ली। ठीक है ना। यानी ली ने बताया कि गांव की गरीबी कुछ यानी धक्का मारती है और शहर की जो नौकरी है वो पुल खींचती है, यानी गांव से लोग कहाँ जा रहे हैं? शहर की साइड। नेक्स्ट है प्रवास के नियम सबसे पहले 1885 में किसने दिए थे? टॉमस माल्थस, डेवेंस्टीन, विडाल ली ब्लास या फिर हटिंगटन। सबसे पहले दिए थे E.G. रेवेंस्टीन ने। यानी रेवेन किसे? कौवे को कहा कि कौवा भी उड़कर प्रवास करता है। रेवेंस्टीन ने मिग्रेशन लॉ दिया था। क्वेश्चन है गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? गतिशीलता संक्रमण मॉडल। ऑप्शन है वीबर जेलेंस्की, माल्थस, ग्रिफिथ टेलर या फिर डेविड हार्वे। तो ये दिया था विल्बर जेलेंस्की ने। विल्बर जेलेंस्की ने डीटीएम के साथ प्रवास मोबिलिटी को जोड़ दिया था। नेक्स्ट है कि जनसंख्या वृद्धि का निराशावादी सिद्धांत किसने दिया था? कि जनसंख्या गुणोत्तर यानी 1 2 4 8 बढ़ती है और भोजन समानांतर यानी 1 2 3 4 में बढ़ता है। क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स ने, थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने, रिकार्डो ने या फिर एडम स्मिथ ने। आंसर आएगा थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने। माल्थस ने डरा दिया था कि खाना कम पड़ेगा और लोग भूखे मरेंगे। नेक्स्ट है कि मेगालोपोलिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मेगालोपोलिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा था? जीन गोटमैन, गेडिस, मार्क जेफरसन या फिर लुइस ममफोर्ड। आंसर आएगा जीन गोटमैन ने।
गोटमैन। गोटमैन ने अमेरिका के बोस्टन वॉशिंगटन वाले बड़े शहरी झुंड को मेगालोपोलिस कहा था। क्वेश्चन है कि प्राइमेट सिटी प्रमुख शहर की संकल्पना किसने दी? ऑप्शन है मार्क जेफरसन, वाल्टर क्रिस्टालर, ऑगस्ट लॉस या फिर हम्बोल्ट। आंसर आएगा मार्क जेफरसन। मार्क करो उस शहर को जो देश के दूसरे शहर से 2 गुना बड़ा हो। ऐसे याद करेंगे, मार्क जेफरसन। क्वेश्चन आगे है कि प्राथमिक व्यवसाय में कौन से कार्य शामिल होते हैं? ऑप्शन है उद्योग, निर्माण, कृषि, शिकार, खनन, मत्स्य, परिवहन और व्यापार या फिर सूचना प्रौद्योगिकी। प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं कृषि, शिकार, खनन और मत्स्य। जो सीधा नेचर प्रकृति से मिले वो क्या है? प्राइमरी है। नेक्स्ट है द्वितीयक व्यवसाय में काम करने वाले श्रमिकों को क्या कहा जाता है? दूसरे व्यवसाय में ऑप्शन है रेड कॉलर वर्कर, ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर वर्कर या फिर गोल्ड कॉलर वर्कर। दूसरे वालों को कहा जाता है ब्लू कॉलर वर्कर। ब्लू कॉलर वर्कर फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर की ड्रेस क्या हो जाती है? नीली यानी गंदी हो जाती है। ऐसे याद करेंगे। नेक्स्ट है तृतीयक व्यवसाय में क्या शामिल है? ऑप्शन है खेती, फैक्ट्री में उत्पादन, सेवा क्षेत्र या फिर अनुसंधान। तृतीय व्यवसाय में आते हैं सेवा क्षेत्र, जैसे व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, सर्विस सेक्टर, सेवा आती है उसमें, पिंक कॉलर होती है। क्वेश्चन है क्वार्टरनरी यानी चतुर्थ व्यवसाय में कौन आते हैं? ऑप्शन है किसान, मजदूर, सूचना शोध शिक्षा प्रबंधन या फिर उच्च स्तरीय नीति निर्माता। इसमें आते हैं सूचना शोध और शिक्षा, व्हाइट कॉलर यानी आईटी वाले टीचर्स, रिसर्च वाले ऑफिस में व्हाइट कॉलर पहनकर काम करते हैं। ऐसे याद करेंगे। नेक्स्ट है कि पंचमक व्यवसाय में काम करने वालों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है गोल्ड कॉलर वर्कर, ब्लू कॉलर, व्हाइट या फिर रेड कॉलर। इनको कहा जाता है गोल्ड कॉलर वर्कर। देश की पॉलिसी यानी नीतियां बनाने वाले टॉप बॉस, इनकी वैल्यू गोल्ड जैसी है। क्वेश्चन आगे है कि एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? ऑप्शन है अफ्रीका का कालाहारी, अमेजन बेसिन, कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का के टुंड्रा प्रदेश या फिर ऑस्ट्रेलिया। एस्किमो रहती है कनाडा, ग्रीनलैंड और अलास्का के टुंड्रा प्रदेश में। बर्फ इग्लू में एस्किमो रहते हैं हार्पून लेकर। क्वेश्चन आगे है कि एस्किमो जनजाति के बर्फ के बने घर को क्या कहते हैं? ऑप्शन है क्राल, इग्लू, यूर्ट या फिर ट्यूपिक। इनके घर को कहा जाता है इग्लू। चील मछली की चर्बी जलाकर इग्लू गर्मी में रहते हैं ये लोग। नेक्स्ट है कि बुशमैन जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है सहारा मरुस्थल, कालाहारी, थार मरुस्थल या फिर अरब मरुस्थल। ये कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना यानी कालाहारी के बुश मानी झाड़ियों में छिपकर शिकार करते हैं बुशमैन। नेक्स्ट है कि मसाई जनजाति का मुख्य व्यवसाय और निवास क्षेत्र क्या है? मसाई जनजाति ऑप्शन है पूर्वी अमेरिका, अफ्रीका, पशुचारण, अमेजन शिकार, मध्य एशिया कृषि, अलास्का मछली पकड़ना। ये है पूर्वी अफ्रीका, केन्या, तंजानिया, पशुचारण। मसाई लोग लाल कपड़े पहनकर गाय चराते हैं अफ्रीका में। क्वेश्चन आगे है कि मसाई जनजाति की बस्तियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है इग्लू, क्राल, ट्यूपिक और काया। इनको कहा जाता है क्राल। क्राल में ये अपनी गायों को सुरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट है कि पिग्मी जनजाति जो विश्व की सबसे छोटे कद की जनजाति है कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है कालाहारी, कांगो बेसिन, साइबेरिया या एंडीज पर्वत। ये पाए जाते हैं कांगो बेसिन में, अफ्रीका के घने वन में, घने जंगलों में छोटे पिग्मी पेड़ पर घर बनाकर रहते हैं। नेक्स्ट है कि किर्गिज जनजाति जो यूरोप नामक तंबू में रहती है कहाँ पाई जाती है? पहली बात तो किर्गिज कहाँ किस में रहती है? यूरोप में रहती है। कहाँ पाई जाती है? मध्य एशिया। ऑप्शन है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या ब्राजील। आंसर आएगा मध्य एशिया, स्टेपी घास के मैदान में। किर्गिज घोड़ों पर स्टेपी के मैदानों में दौड़ते हैं। आगे है कि बद्दू जनजाति कहाँ निवास करती है? ऑप्शन है कांगो, अरब मरुस्थल, साइबेरिया या कालाहारी। तो ये रहती है अरब मरुस्थल में। अरब के बद्दू ऊंट पालते हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या के वितरण को मापने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? जन्म दर, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात या प्रवास दर। जनसंख्या वितरण को मापने के लिए ये है जनसंख्या घनत्व। प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? इसी से भीड़ का पता चलता है। क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है अरब प्रायद्वीप, भारतीय, अलास्का या लेब्राडोर।
आंसर आएगा अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा है। अरब लोग सबसे बड़े प्रायद्वीप पर ऊंट दौड़ाते हैं। नेक्स्ट है कि सवाना घास के मैदान मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका। ये पाए जाते हैं पूर्वी अफ्रीका में। अफ्रीका के शेरों को दौड़ने के लिए सवाना यानी आना मैदान चाहिए। नेक्स्ट है कि यूरोप और एशिया की सीमा बनाने वाली कौन सी नदी है? ऑप्शन है वोल्गा, यूराल, डेन्यूब या राइन। तो ये बनाती है यूराल। यूराल पर्वत और यूराल नदी दोनों यूरोप एशिया के बीच दीवार है। नेक्स्ट है कि ग्रेट साल्ट लेक किस देश में स्थित है? ऑप्शन है यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस। ये है यूएसए में। अमेरिका वाले अपने खाने में ग्रेट साल्ट डालते हैं, ऐसे याद करेंगे। नेक्स्ट है कि लाल सागर और अदन की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है? लाल सागर और अदन की खाड़ी को। ऑप्शन है बाबल मंडेब, हॉर्मुज, मलक्का या जिब्राल्टर। आंसर आएगा बाबल मंडेब। बाबल मंडेब यानी बाबा लाल सागर में मंडे को तैरने गए, ऐसे याद करेंगे। बाबल मंडेब आंसुओं का द्वार भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट है कि भूमध्य सागर की कुंजी किस जल संधि को कहते हैं? ऑप्शन है बास्फोरस, कार्डेनेल्स, जिब्राल्टर या मैगलन। भूमध्य सागर की कुंजी ये कहती है जिब्राल्टर को कहा जाता है। यूरोप में एंट्री करने वाला ताला जिब्राल्टर की चाबी से ही खुलता है। आगे है कि महासागरीय खाइयों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस महासागर में है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक। तो ये है प्रशांत महासागर में। प्रशांत रात शांत है और अंदर सबसे ज्यादा खाइयां छिपाई हैं। नेक्स्ट है कि सार्गेसो सागर की मुख्य विशेषता क्या है? यहाँ पे ठंडा पानी है, गर्म जलधारा, बिना तटरेखा का सागर या फिर प्रवाल भित्ते। सार्गेसो बिना तटरेखा का सागर है। अटलांटिक के बीच में सिर्फ घास सार्गेसम है, कोई जमीन या तट नहीं है। कि दक्षिणी गोलार्ध में 50 डिग्री अक्षांश पर चलने वाली तेज पछुआ पवनों को क्या कहते हैं? 50 डिग्री अक्षांश पर चलने वाली। ऑप्शन है गरजता 40, भयंकर 50, चीखता 60 या मिस्टर। ये कहलाता है भयंकर 50। 50 का मतलब 50 और वो भी भयंकर। आगे है कि बोरा नामक ठंडी और शुष्क पवन कहाँ चलती है? ऑप्शन है एड्रियाटिक सागर, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या सारा मरुस्थल। बोरा चलती है एड्रियाटिक सागर, इटली में। यानी इटली के लोग ठंड से बचने के लिए बोरा ओढ़ लेते हैं। कहाँ के लोग? इटली के। आगे है कि खमसीन नामक गर्म हवा किस देश में चलती है? ऑप्शन है मिस्र, लीबिया, सूडान, सऊदी अरब। खमसीन चलती है मिस्र में। मिस्र के मम्मी को खमसीन हवा सुखाकर रखती है। आगे है चिनूक पर्वत पवन के कारण कौन से घास के मैदान गेहूं की खेती के लिए उपयोगी हो जाते हैं? चिनूक पवन के कारण। ऑप्शन है पंपास, डाउन्स, प्रेयरी, वेल्ड। ये प्रेयरी मैदान, ठीक है ना। चिनूक बर्फ कहा जाती है तो प्रेयरी में गेहूं लहला उठती है। यूएसए, कनाडा। आगे है फोन हवा किस पर्वतमाला के उत्तरी ढालों पर उतरती है? ऑप्शन है रॉकीज, आल्प्स यूरोप, एंडीज या हिमालय। तो ये उतरती है आल्प्स यूरोप। स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर फोन बजता है और बर्फ पिघलती है। क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा के पानी का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 7.0, 6.5, 5.6 से कम या 8.2। तो ये होता है 5.6 से कम, लेस देन 5.6। 7 नेचुरल होता है। एसिड के लिए पीएच 5.6 से भी नीचे जाना चाहिए। क्वेश्चन है कि जैव विविधता के हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी थी? ऑप्शन है ई ओ विल्सन, नॉर्मन मायर्स, वॉल्टर रोसेन या फिर एजी टेंसले। तो ये दी थी नॉर्मन मॉयर्स ने। नॉर्मन ने कहा कि कुछ जगह बहुत हॉट है नेचर के लिए। नेक्स्ट है कि रेड डाटा बुक जिसमें संकटग्रस्त जीवों की सूची होती है कौन जारी करता है? यूएनईपी, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, आईयूसीएन या डब्ल्यूएमओ। तो ये जारी करता है आईयूसीएन। आगे क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित हुआ? 1972, 1981, 1986 या 1992। आंसर आएगा 1996, 86। यानी 1984 की भोपाल त्रासदी के बाद 1986 में सरकार ने पर्यावरण के लिए कड़ा कानून छापा था। 86 में। क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, 22 मार्च, 22 अप्रैल या 5 जून। तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में समझौता हुआ था, इसलिए 2 फरवरी।
क्वेश्चन आगे है कि मत्स्य शिकार, वनों से लकड़ी काटना किस प्रकार का व्यवसाय है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक? ये है प्राथमिक। नेक्स्ट है कि विनिर्माण उद्योग किस व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या पंचमक? ये आते हैं द्वितीयक में। कच्चा माल को फैक्ट्री में पकाना सेकेंडरी काम है, ब्लू कॉलर। क्वेश्चन आगे है कि शिक्षण, अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी किस व्यवसाय में आते हैं? द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचमक? ये आते हैं चतुर्थक में। व्हाइट कॉलर वाले लोग जो दिमाग चलाते हैं आईटी रिसर्च में। ऑप्शन है कि यूर्ट किस जनजाति का अस्थायी आवास है? ऑप्शन है बद्दू, किर्गिज, शेमांग, पिग्मी। ये है किर्गिज का। मध्य एशिया के किर्गिज तेपी के मैदानों में यूर्ट तंबू गाड़कर रहते हैं। आगे है कि जनसंख्या घनत्व निकालने का सही सूत्र क्या है? ऑप्शन है इसमें आएगा कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, यानी लोग ऊपर और जमीन नीचे प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोग। आगे है कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश माइक्रो स्टेट कौन सा है? ऑप्शन है सिंगापुर, मोनाको, मालदीव, वेटिकन सिटी। आंसर आएगा मोनाको। मोनाको इतना छोटा है कि वहां मुनक्के की तरह लोग घुसे हुए हैं। क्वेश्चन है कि ब्रेन डेड प्रतिभा पलायन किस प्रकार का प्रवास है? ग्रामीण से नगर, नगर से नगर, अंतरराष्ट्रीय प्रवास या दैनिक प्रवास? तो ये है अंतरराष्ट्रीय प्रवास। हमारे देश का दिमाग यूएसए चला गया, उसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं। क्वेश्चन है कि गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने दिया? ऑप्शन है रेवेस्टिन, विल्बर जेलेस्की, ली या फिर ग्रिफिथ टेलर? ये है विल्बर जेलेस्की का। जेलेस्की ने डीटीएम के साथ प्रवास और मोबिलिटी को जोड़ दिया था। नेक्स्ट है कि कौन सा देश जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति में है? ऑप्शन है जापान, इटली, भारत, जर्मनी। ये है भारत। भारत के पास 15 से 65 साल के वर्किंग लोगों की फौज है, ये लाभांश में है। नेक्स्ट है कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है मॉल्थस, एडविन कैनन, मार्क्स या फिर रेवेनस्टीन। ये दिया था एडविन कैनन ने। कैनन तोप के गोले की तरह पॉपुलेशन और रिसोर्स में ऑप्टिमम बैलेंस चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि सघन जनसंख्या वाले दक्षिण पूर्व एशिया में जनसंख्या केंद्रण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है औद्योगिकरण, उपजाऊ नदी घाटी, मानसून जलवायु, खनन या पर्यटन। ये है उपजाऊ नदी घाटियां हैं और मानसूनी जलवायु है, यानी धान चावल उगाने के लिए नदी और मानसून चाहिए, वही सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा स्वैच्छिक प्रवास इस महाद्वीप की ओर हुआ है ऐतिहासिक रूप से? यूरोप से अमेरिका, एशिया से अफ्रीका, अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया, और दक्षिणी यूरोप यूरोप से दक्षिणी अमेरिका से यूरोप। तो ये हुआ है यूरोप से अमेरिका। 19वीं सदी में यूरोप के लोग बेहतर जिंदगी के लिए स्वेच्छा से अमेरिका जाकर बसे थे। ये आज के जो आपका जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसके टोटल सब जो टॉपिक्स हैं वो अपने हो गए हैं दोस्तों। पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा। और आगे अपन आगे वाला सब्जेक्ट करेंगे, जैसे इंडियन ज्योग्राफी है वो भी अपन एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, सभी उसके आए हुए क्वेश्चन करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।